नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक और हिंदी कहानी लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। कहानी पढ़िएगा ज़रूर और बताइएगा आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। यदि आप सभी को हिंदी कहानियाँ देखने का शौक तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप सभी को हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर लाइक एंड अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेमा घर के काम कर कर कमरे में आई थी कि तभी जय ने प्यार से कहा, डार्लिंग एक कप चाय मिलेगी क्या। जय का इतना कहना ही था कि यह सुन गुस्से में हेमा आग बबूला होते हुए कहती, नौकरानी समझ के रखा है तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे। कभी यह कर दो तो कभी वो कर दो। एक वही बुढ़िया है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, और एक तुम हो जिसे हर वक्त चाय ही चाहिए होती है। चाय पीने का इतना ही शौक है तो खुद बना लो चाय, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कहते हुए हेमा बेड पर बैठ जाती है और जय से कहती, देखो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे माता पिता के साथ और नहीं रह सकती। तुमने कहा था कि तुम बहुत जल्द एक नया घर देख लोगे, तो कहाँ है नया घर। हेमा कहती जा रही थी और जय अपनी नज़र लैपटॉप पर लगाए हुए था कि तभी हेमा कहती, पागल दिख रही हूँ क्या मैं आपको, तुमसे बात कर रही हूँ, कोई तो जवाब दो। तभी जय कहता, डार्लिंग गुस्सा क्यों होती हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ, एक नया घर देख रहा हूँ, देखो तो तुम भी जरा कैसा है। हेमा फटाक से उठकर जय के पास जाती और घर देखने रखती। तभी हेमा ने कहा, घर तो बहुत सुंदर है पर बहुत महंगा भी होगा, कितने का है। तब जय कहता, सुंदर तो है पर तुमसे ज़्यादा नहीं, कीमती है पर तुमसे ज़्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपए का है। यह सुन हेमा जय की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती, फालतू के सपने क्यों दिखा रहे हो, कह तो ऐसे रहे हो जैसे 1 करोड़ रुपए पेड़ पर लगे हैं और तुम झरा कर लेकर आ जाओगे। कभी सपने में भी देखे हैं 1 करोड़ रुपए एक साथ। माना कि तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, तुम्हारी सैलरी भी 1 लाख रुपए महीने है, पर फिर भी तुम 1 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते। तब जय कहता, चाहो तो क्या नहीं हो सकता डार्लिंग, और मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए क्या सिर्फ इतना छोटा सा घर नहीं खरीद सकता। तब हेमा ने कहा, बातें करना बंद करो और बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब जय कहता, हमारा ये घर कम से कम 50 लाख का तो होगा ही, और कुछ पापा के पास एफडी भी है, और माँ की ज्वेलरी कब काम में आएगी। हम उन पैसों से घर खरीद लेंगे और कुछ पैसे जो बचेंगे उन्हें हम किस्तों में जमा कर देंगे, फिर तो ये घर हमारा ही होगा ना डार्लिंग। तभी हेमा ने कहा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम कहोगे और पापा जी इस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, वह कभी तैयार नहीं होंगे, और वह एफडी के पैसे तुम्हें क्यों देंगे, उन्होंने तो वह पैसे खुद अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रखे होंगे ना। तब जय कहता है, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मेरी खुशी के लिए इतना तो करेंगे ही, वह इतनी अच्छी न्यूज़ दी है, तुम्हें तो अपने हाथों से कम चीनी वाली चाय तो लेकर आ जाओ। तब हेमा कहती, चाय तो लेकर आती हूँ, लेकिन तुम कब से चाय में कम चीनी तरवाने रखे। तब जय हेमा का हाथ पकड़ते हुए कहता, तुम्हारे हाथ से चाय पीऊँगा तो वह अपने आप मीठी हो जाएगी, मीठी मीठी बातें तो कोई आपसे जाने। कहते हुए हेमा रसोई घर में चाय बनाने जाने लगती और उसी वक्त उसके सास भी रसोई में आती। हेमा कहती, माँ जी मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, तो क्या पापा जी और आपके लिए भी चाय बना दूँ। हाँ बहू, मैं चाय बनाने ही आई थी,
मैंने सोचा तुम थक गई होगी तो तुम्हें क्यों परेशान करूं। तब हेमा बड़े अच्छे से कहती, नहीं माँ जी, इतना भी काम नहीं करती हूँ मैं कि इतनी जल्दी थक जाऊंगी। वैसे भी अभी आराम करने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। तब हेमा की सास ने कहा, जरूर मैंने कोई पुण्य किए होंगे कि मुझे इतने अच्छे बेटे और बहू मिले। अच्छा बेटा, चाय बन जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आकर ले जाऊंगी। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं, मैं खुद आपके कमरे में चाय देने आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, जाकर आराम करिए। कहते हुए हेमा चाय बनाने रखती और अपने सास ससुर को चाय देने के बाद वही अपने पति को चाय देती। तब जय कहता, क्या बात है, आज तो सास ससुर की सेवा हो रही है। तब हेमा ने कहा, जब सास ससुर मुझे इतना बड़ा घर दिला सकते हैं तो क्या मैं उनकी थोड़ी सी सेवा भी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं उन्हें नाराज करना नहीं चाहती। करियती गुस्से में उन्होंने कह दिया कि वही घर नहीं बेचेंगे तो हमारा क्या होगा। कहते हुए दोनों जोरों से हंसने लगते। फिर हेमा कहती, जय, परेशानी तो अभी भी है। यदि हम इस घर को बेचकर नया घर लेंगे तो तुम्हारे माँ पापा तो हमारे साथ रहेंगे, और अब तुम्हारे माँ पापा के साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अरे मेरी प्यारी श्रीमती जी, जब हम 1 करोड़ के मकान लेने की बात कर रहे हैं तो छोटी मोटी बातों पर ध्यान क्यों देती हो। और रही माँ पापा की बात, तो इस परेशानी का हल मैं बहुत जल्द निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन सुबह से नाश्ता करते हुए जय अपने पिता से कहता, पापा, मैंने एक बहुत अच्छा घर देखा है जहाँ पर हम सब लोग बहुत खुश रहेंगे। घर देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, और बाहर बहुत बड़ा गार्डन भी है जिसमें आप अच्छे से टहल सकते हैं और पेपर पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। माँ, आपको तो रंग बिरंगे फूल पसंद है ना, तो उन्हें देखकर आपको बहुत शांति मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ वह घर हम खरीद लें, उसकी कीमत पूरी 1 करोड़ रुपए है। और पापा, आप जानते हैं कि इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, यदि आप थोड़ी सी मदद कर देते तो अच्छा होता। तब जय के पिता धीरज जी कहते, बेटा, तुम तो जानते ही हो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती कि मैं तुम्हें दे सकूं। 1-2 लाख की बात होती तो बात अलग थी। तब जय ने कहा, पापा, आप समझे नहीं। जब हम नया घर ले लेंगे तो इस पुराने घर की क्या ज़रूरत हमें, इसे हम बेच देते हैं। और आज के टाइम में इस घर की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए तो होगी ना। और माँ, कुछ एफडी भी तो होंगी ना आप लोगों के नाम, उन्हें भी बेच देते हैं। और कुछ गहने भी होंगे जिससे हमारे पास 70 से 80 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वही पैसे हम शुरू में जमा कर देंगे और बाकी के पैसे मैं किश्तों के द्वारा भी जमा कर दूंगा। पैसे भी मेरी सैलरी इतनी है कि मैं हर महीने मकान की किश्त भरने में सक्षम रहूंगा। तब धीरज जी कहते, नहीं बेटा, मैं ये घर नहीं बेच सकता। यह घर मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है, और यह घर भी कोई छोटा नहीं है। हम सब यहाँ पर खुशी से रह तो रहे हैं ना, तो नए घर की क्या आवश्यकता। और एफडी के पैसे मैंने मुसीबत के वक्त के लिए जमा कर कर रखे हैं। अपना सब कुछ बेचकर एक नया घर खरीदने में कोई समझदारी नहीं रखती मुझे। वहाँ तो तुम्हें किस्तें भी भरनी होंगी, लेकिन इस घर में रहकर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। मेरी सलाह मानो तो जो पैसे तुम नए घर की किश्तों में जमा करोगे उन्हें अपने भविष्य के लिए जमा कर लो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते। जय ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी बात को मना नहीं करोगे। आखिरकार एक रौता बेटा हूँ मैं आपका, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तब धीरज कहते,
तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे भविष्य को देखते हुए कह रहा हूँ। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, और पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। और हमारी औकात नहीं कि हम 1 करोड़ का मकान ले सकें। यदि पैसे हों तो अलग से एक घर खरीद लो, अपना पुराना घर बेचो, और ऊपर से अपने पास जो पैसे जमा हैं, और तुम तो अपनी माँ के गहने तक बेचने की बात कर रहे हो। इसमें कौन सी समझदारी है? जरा बताओ मुझे। जानते हो तुम्हारी माँ ने एक एक गहना कितनी मुश्किल से बनवाया है। मैंने जो पैसे जमा किए हैं वह बुरे वक्त के लिए जमा किए हैं, और जब हमारे सिर पर छत है तो हम उसे बेचकर एक ऐसा घर क्यों लें जो खरीदने के बाद भी पूरी तरीके से हमारा नहीं होगा। उसकी किस्तें जमा करने की टेंशन हमें हमेशा बनी रहेगी। तब जय कहता, पापा आप तो करेंगे ही अपने ज़माने की बातें। अरे मैं तो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता था, लेकिन आपके प्राण तो इसी घर में बसे हुए हैं। जय, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम अपने पिता से? जय की माता जी मधु जी कहती हैं। तब जय ने कहा, माँ तो किस तरीके से बात करूँ मैं? एक छोटी सी इच्छा आप लोगों के सामने जाहिर की, वही भी पूरी नहीं होने देते। अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप दोनों करने कहाँ दो। तब धीरज जी भी गुस्से में कहते, बेटा जो करना है अपने दम पर करो, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखो। वैसे भी तुम्हें पढ़ा लिखा दिया है, अब तुम एक अच्छी नौकरी करते हो, सैलरी भी तुम्हारी अच्छी है, तो तुम्हें अपने पिता से पैसे मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। कहते हुए धीरज जी अपने कमरे में चले जाते हैं। पीछे से मधु जी जाती और उन्हें समझाने लगती। तभी हेमा जय के पास आते हुए कहती, तुम्हें तो बहुत घमंड था अपने पिता पर। तुम कहोगे तो वह मना नहीं करेंगे। देख रिया, बूढ़े और बुढ़िया को अच्छे बनने का नाटक करते हैं, मौका आने पर कभी साथ नहीं देते। यह मेरी तो किस्मत ही बुरी है, जिंदगी बस इन्हें झेलने में निकल जाएगी। तब जय हेमा से गुस्से में कहता, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, तुम और बातें मत करो। कहते हुए जय वहाँ से चला जाता और हेमा कहती, हाँ मेरा तो सच बोलना सबको बुरा रखता है। 2 दिन तक घर में ऐसा ही माहौल रहता। फिर तीसरे दिन हेमा जय से कहती, गुस्से में कुछ नहीं रखा, मेरे पास एक योजना है, ध्यान से सुनो। जय हेमा की बात सुनता और अपने पिता धीरज जी के पास आते हुए कहता, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत सोचा आपकी बात पर, फिर जाकर मुझे एहसास हुआ आपने जो कहा था सच ही तो कहा। मैं भी क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। उस घर के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें जाने के बाद मेरी चिंताएं बढ़ती ही जाएंगी। और वैसे भी सच ही तो है, यह घर भी कोई छोटा नहीं। हम सब यहाँ पर भी तो खुशी से रह रहे हैं। वैसे जहाँ अपने हो वहाँ खुशियाँ बनी रहती हैं, फिर घर छोटा हो या बड़ा। हेमा ने मुझे समझाया कि आप से और माँ से इस तरह नाराज रहकर मैं क्या खुश रह लूँगा। वही कह रही थी, जहाँ मेरे माता पिता समान सास ससुर हैं वहीं मैं खुश हूँ। जब आप सबकी खुशी इस घर में है तो मैं आप सबसे अलग कैसे हो सकता हूँ। बेटा देर से ही सही तुम्हें मेरी बात समझ में आई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। इस उम्र में मनोकामनाएं बढ़ती जाती हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए, क्या हम उन्हें पूरी कर सकते हैं। और वैसे भी बेटा अभी तुम्हारी नई नई नौकरी रखी है, कुछ वर्ष बाद तो तुम्हारी इनकम और बढ़ जाएगी। भगवान ने चाहा तो तुम 1 करोड़ का क्या, 10 करोड़ का भी
मकान ले रहोगे अपने दम पर। माँ पापा आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। जय ने कहा, बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तब धीरज जी कहते, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? मैंने अक्सर माँ के मुंह से सुना है। माँ आपसे कहती हैं कि तीर्थ यात्रा पर चलो, लेकिन आप हमेशा ही कह देते हो कि पैसे नहीं हैं। तो अपने बेटे की तरफ से छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए और आप दोनों तीर्थ यात्रा पर होकर आइए। मैंने आप दोनों के जाने का और रहने का सबका इंतजाम कर दिया है। यही कुछ पेपर हैं, इन पर साइन कर दीजिए। जय ने कहा, बेटा यही कैसे पेपर हैं? धीरज जी और मथु जी ने पूछा। पापा बस आपके रहने और खाने पीने की वहाँ कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हैं। आप बस साइन कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कहते हुए धीरज जी ने पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर दिए और जय मन ही मन खुश होता। पापा 1 करोड़ का घर तो मैं लेकर ही रहूँगा। यदि आप सीधे से घर को बेच देते तो अच्छा होता। यदि आप नहीं बेच रहे हैं तो मैं यह घर बेच दूँगा, क्योंकि पेपर घर के हैं जो मैंने अपने नाम करा दिए हैं। लो बेटा, मैंने साइन कर दिए। ठीक है पापा, तो यहाँ से बस जाएगी तीर्थ यात्रा के लिए? आप जैसे बहुत से बुजुर्ग दंपत्ति जाते हैं हर साल, तो आप उस बस से चले जाइए। 15 दिन का टूर है, अच्छे से एंजॉय करिएगा। बेटा 15 दिन तक बहू अकेले सब कुछ संभाल लेगी? मथु जी ने हैरानी जताते हुए कहा। तब वहाँ हेमा आकर कहती, अरे माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, और वैसे भी आपके आशीर्वाद से मैं इतना तो सीख ही रही हूँ कि घर को कैसे संभालूं। आप दोनों तो बस घूम कर आइए। बाहर घूमने जाएंगे तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम दोनों की इच्छा। और मधु जी धीरज जी से कहती, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा संस्कारी है, भाई हम दोनों को नाराज नहीं कर सकता। अब ठीक है माँ पापा, इन सब बातों को छोड़ो और अपने जाने की तैयारी कीजिए। और हेमा, तुम माँ पापा के लिए नाश्ता बना दो। जय कहता और ऑफिस के लिए निकल जाता। धीरज जी और मथु जी खुशी खुशी पैकिंग करने रखते और हेमा भी अपने सास ससुर के लिए बड़ी खुशी से नाश्ता बनाती, क्योंकि धीरज जी और मथु जी के जाने के बाद ही तो शुरू होगा उनका असली खेल। दूसरे दिन धीरज जी और मथु जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते और उनके पीछे जय घर को बेच देता और अपने लिए नया घर खरीद कर वहीं जाकर रहने लगा। अब कहानी में आगे देखेंगे कि जब धीरज जी और मधु जी यात्रा से वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा बहू घर को बेच चुके हैं, तो अपने बेटे द्वारा दिए गए इस धोखे को कैसे स्वीकार करेंगे धीरज जी, और अपने बेटे को कैसे सबक सिखाएंगे। जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और आने वाला अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।